डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं क्लास 9th का जो मैं पढ़ा रही थी, क्या लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, तो उसका फर्स्ट वाला लेसन जो था वो कंप्लीट हो गया था। यानी कि जो फर्स्ट वाला लेसन था वो पहले लेक्चर में ही ख़त्म हो गया था। फिर मैं आपको बता दूं कि आज उसका दूसरा लेसन चलने वाला है और ये दूसरे लेसन का फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो हम लोग आज इसके ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक 2, इसके यानी कि लेसन 2 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण, ठीक है। अभी तो यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान का मतलब भारतीय संविधान सभा का निर्माण, अभी मैंने यहाँ सिर्फ भारत का जिक्र नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पर जो लेसन है 2 पार्ट 2 उसका जो नाम है वो है संविधान का निर्माण। तो इसके अंतर्गत अभी तो सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि संविधान का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। तो आपकी जो मैं नई वाली एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की, उसका ये 2 लेसन चल रहा है और 2 लेसन का पहला लेक्चर है, ठीक। तो देखिए, आपका जो बुक में पढ़ा रही हूँ उसमें मैं दूसरे लेसन पढ़ा रही हूँ, तो दूसरे लेसन के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। मैंने आपको पहले भी पहले वाले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि अगर आप पॉइंट्स के माध्यम से बात पकड़ने की कोशिश करते हो तो ये आपके लिए ही अच्छा होता है। और फिर रही बात बुक की, तो अगर आप इस पॉइंट्स को समझ जाते हो तो जैसा कि आप इस पॉइंट्स के माध्यम से उस बुक के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, क्या राइटर कहना चाहता है, क्या आपको समझाया जा रहा है, आप उस बात को समझ सकते हो इस पॉइंट्स के ज़रिए। इसलिए मैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से ही समझाना बेहतर समझती हूँ, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से ही समझाने की चेष्टा कर रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उसी दूसरे लेसन में से कुछ पॉइंट्स यहाँ थे। जब आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसकी भूमिका क्या होती है। तो आज हम सिर्फ इस पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। देखो ये जो आपका जो पार्ट 2 है ना, संविधान का निर्माण, इसका टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको सीमित ही बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आपको गहराई में तब लेके जाऊंगी जब मैं आपको लक्ष्मीकांत की वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसमें मैं डिटेल से गहराइयों में चल के बात करूंगी, लेकिन अभी आप इतना समझो, क्योंकि अभी आप एक चीज़ आपको यहाँ हिंट्स में दे रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ मैं पॉइंट्स पकड़ा रही हूँ। अगर आप यहाँ पॉइंट्स को पकड़ लेते हो तो आगे आपको जो बुक आप पढ़ोगे राजनीति की, पॉलिटिक्स की, आप उसमें अगर ये सब पहले पढ़े रहोगे तो ये मन में आएगा कि हाँ मैं इसे क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझने में काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको कोई भी डाउट है कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले आपके जो क्लास 9th, देखो इसमें जो क्लास 9th की बुक में न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए ना, इस सब पॉइंट में गहराइयों से बात नहीं की गई है, सिर्फ आपको एक झलक के रूप में थोड़ी थोड़ी बातें बता दी गई है संविधान निर्माण से संबंधित। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, उसका भी मकसद यही है कि आपको मतलब कम बातें ही क्यों बताई जा रही हैं, ताकि आप अभी सिर्फ पॉइंट्स को पकड़ो, ठीक है। और आगे जब आप हाई लेवल की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस पॉइंट्स को समझ जाते हो तब उस पॉइंट को समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जो दिया है संविधान का निर्माण, यही वाली टॉपिक, ये क्लास 9 की मैं आपको बुक न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। कौन सी? लोकतांत्रिक राजनीति का फर्स्ट है, ठीक है। इसका सेकेंड आप पढ़ोगे 10th में जाओगे तब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है संविधान निर्माण, यही वाली टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत के फर्स्ट वाले लेसन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करती हूँ कि जो यहाँ पॉइंट्स मैंने लिखा है, इस पॉइंट्स में मैं आज चर्चा करूँगी। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी जड़ को समझो, इसके बाद में हम गहराइयों में चलेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या रूल, क्या क्या नियम, क्या क्या एक्ट, क्या क्या समितियाँ, क्या क्या उसके अध्यक्ष बनाए गए, ये सारी बातें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं इस पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ अभी आप 9th का जो बुक है उसे समझ सको। चलिए, मेरा जो फर्स्ट पहले हम पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हाँ मैंने पॉइंट को लिखा क्या है। आपका जो बुक है 9th का, उसमें पहले यानी दूसरे लेसन के फर्स्ट वाले चैप्टर में वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। क्या एक संविधान के बिना देश नहीं चल सकता? क्या एक नियम, कायदे, कानून के बगैर एक देश परिपूर्ण रूप से नहीं चल सकता?
चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इस बात को लेके यहाँ पे इस पॉइंट्स को नोट किया गया है। देखिए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? तो भाई किसी के जब आप संविधान का टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे पहले नॉर्मली बात है कि क्वेश्चन उठ ही सकता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। हम मौखिक रूप से बातें अंकित करके उस नियम के अनुसार भी तो देश चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दस्तावेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला लेसन यही है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो क्या दिया है आप समझो, संविधान बनते कैसे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान बनते कैसे हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, उन्हें कौन बनाता है। समझो, उन्हें कौन बनाता है। अगर मैं ये सारे पॉइंट्स पे चर्चा करूँ ना तो आपका जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें वो सारी बातें आ जाएंगी जो उसमें जो चीज़ें जहाँ जहाँ से ली गई हैं और कैसे कैसे इसके माध्यम से बना। लेकिन मैं अभी सब बातें यहाँ पे नहीं इसका जिक्र करूँगी दोस्त, क्योंकि अभी मैं आपको हाई लेवल की जो लक्ष्मीकांत की बुक है मैं उसे नहीं पढ़ा रही हूँ। अभी सिर्फ आपको यहाँ मैं छोटा छोटा सिर्फ पॉइंट्स पकड़ा रही हूँ ताकि आप इसे समझ सको, तब आपको आसानी रहेगी आगे लक्ष्मीकांत की बुक समझने में। फिर यहाँ पे जो आपका चौथा पॉइंट है, देखिए क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य जो यहाँ होते हैं, हाँ, मूल्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो कि क्या कह रहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को, जैसे कि हमारा जो भारत है क्या है समझो, जैसे कि भारत हो गया, भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक है, क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश, अब समझ लो यहाँ पे एग्जांपल कि भारत हो गया, भारत एक देश हो गया और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। तो समझो किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को, अब जैसे कि यहाँ का संविधान हो गया, क्या हो गया, संविधान हो गया, संविधान को अब इसकी आकार की बात कर रहे हैं, आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, मतलब समझ रहे हो, कह रहा है ये कि जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ, समझो इस पॉइंट को मैं समझा रही हूँ। समझो पहले, किसी लोकतांत्रिक देश के, अब यहाँ लोकतांत्रिक देश भारत हो गया, संविधान को आकार देने वाले, भारत का जो लोकतांत्रिक हो गया यहाँ पे समझो संविधान, यानी कि भारत का संविधान, संविधान को आकार, अब हम यहाँ बात करेंगे कि संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम उस मूल्य को भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप उस मूल्य को छोड़ो, पहले आप यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है पहले हम उसे समझेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, एक बार संविधान, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप हमारे यहाँ देख भी सकते हो, भारत में यहाँ पे जो आर्टिकल 368 करके है ना, उसमें भारतीय संविधान का जो संशोधन की बात की गई है उसमें इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो 368 के तहत ही शायद इसमें संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, एक बार यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक बार संविधान बन जाने के बाद, अगर मानो, देखो संविधान उस सिचुएशन में बना था, उस कंडीशन में बना था, उस स्थिति में बना था जब हमारा भारत पूर्ण रूप से क्या हुआ था, जैसे कि आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब आज़ाद होने के पश्चात ही इसका निर्माण किया गया और उस टाइम 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उस टाइम जो भी कंडीशन थे, जो भी स्थिति थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हम बात की जाए कि आज जो कंडीशन है उस कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो आज उस टाइम में और इस टाइम में बहुत अंतर हो चुका है। तो आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे नियम कायदे कानून की आवश्यकता है जो उस टाइम से काफ़ी अलग हो। तो यहाँ पे उस टाइम जो नियम बनाया गया उस नियम को हम इस समय के अनुसार बदल सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें कुछ और चीज़ें जोड़नी हो गई आर्टिकल के तहत, तो क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक बार संविधान बन जाने के बाद, मतलब जैसे संविधान एक बार उस टाइम संविधान हमारा बन गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, 26 नवंबर को वो अंगीकृत हुआ था, बन गया, उसके बाद उसे लागू किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बार संविधान बन जाने के बाद, संविधान एक बार तो बन गया, फिर क्या कह रहा है, क्या हम बाद में, फिर उसके बाद में बदलती हुई स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लोग गहराइयों से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। देखिए,
तो आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझो कि संविधान है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेसन का नाम है संविधान निर्माण, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसके जड़ को पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको संविधान के बताऊँ बारे में, तो समझिए, देखिए कुछ बुनियादी नियम समझिए कि संविधान है क्या, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात ये समझो कि संविधान है क्या, क्योंकि आप संविधान निर्माण की बात को पढ़ रहे हो, इसको जानने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि संविधान है क्या। तो हम आपको बता दें कि कुछ बुनियादी नियम, क्या कुछ बुनियादी नियम है जिनका देखिए कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों, जैसे कि जिनका पालन नागरिकों और सरकार, ठीक है। जैसे कि हो गया नागरिकों और सरकार दोनों को, नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, दोनों को करना होता है। अब यहाँ पे ये समझो कि ऐसे सभी नियमों को, ऐसे सभी नियमों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, रूप को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। संविधान कहते हैं। तो यहाँ पे बात ये समझिए कि कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। यहाँ पे एक बात ये समझो, अगर यहाँ संविधान का निर्माण की हम बात कर रहे हैं, संविधान एक दस्तावेज है, एक कानून है, ठीक है। तो संविधान की यहाँ बात ये आती है, क्या संविधान के अंतर्गत जो भी नियम कायदे कानून बनेंगे क्या वो देश की सरकार के ऊपर भी लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, और ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए बनाया ही जाता है ताकि वहाँ पे सत्ता पे जो भी सरकार बैठे वो मनमानी ना कर सके, ठीक है। तो इसीलिए संविधान को एक देश को सालों से चलाने के लिए, अच्छे से देश को चलाया जा सके, इसलिए संविधान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कुछ नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है, और जानते हो कि बिना नियम कायदे कानून के एक देश को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता, ठीक। तो उसी नियम कायदे कानून को इसमें एक दस्तावेज के रूप में अंकित किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संविधान निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले संविधान है क्या आप सोचे समझ लो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि संविधान है क्या, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि कुछ बुनियादी नियम है, क्या संविधान कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, ठीक है। और ऐसे सभी नियमों के सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। तो ये तो रहा आपकी संविधान की परिभाषा, आप समझ सकते हो संविधान। फिर मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए देश का जो सर्वोच्च कानून होता है, यहाँ पे बात ये आती है कि देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान का ये कर्तव्य बनता है कि वो नागरिक और सरकार दोनों का जो नियम है उनका पालन अच्छे से करा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप समझ लो कि संविधान है क्या, मैंने आपको बताया कि संविधान है क्या। तो सबसे पहले पॉइंट एक क्लियर हुआ कि संविधान है क्या। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम आगे चलें। देखिए अब बात ये आती है, यहाँ पे जो पॉइंट आपका फर्स्ट वाला है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, तो हम इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल क्या होगा हम आपको बताते हैं। हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। हम थोड़ा सा बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। अब यहाँ ये समझो
ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ क्या, दक्षिण अफ्रीका की बात। देखो जिस तरीके से हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हुआ उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ कंडीशन देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हमें मतलब कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, तो हम इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब यहाँ पे पूछोगे कि नेल्सन मंडेला कौन है, यहाँ पे पूछोगे कि नेल्सन मंडेला कौन है, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ कौन, महात्मा गांधी जी ने काफ़ी संघर्ष किया भारत को क्या करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी ने काफ़ी संघर्ष किया देश को आज़ाद कराने के लिए, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को यूरोप के वासियों से आज़ाद कराने के लिए वहाँ पे इन्होंने संघर्ष किया था। जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाने का काफ़ी प्रयास किया और उसके लिए राजा ने कितने सारे आंदोलन उन्होंने चलाया, क्या कुछ नई नीतियाँ बनाई। अब उसी तरीके से यहाँ पे नेल्सन मंडेला की हम बात कर रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला जो थे ये दक्षिण अफ्रीका में एक शासन चल रही थी। कैसी शासन जानते हो, रंग भेद। अब यहाँ समझो रंग भेद, अभी समझोगे कि रंग भेद क्या है। हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले इसे समझा देती हूँ। रंग भेद, देखिए रंग भेद का मतलब होता है काले और गोरे लोगों में मतभेद, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब समझो, रंग भेद का मतलब ये होता है काले और गोरे लोगों में मतभेद। तो यहाँ पे ऐसी ही शासन व्यवस्था क्या थी, चल रही थी। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ये चला कौन रहा था, जो यूरोप वाले थे। क्यों चला रहे थे, क्योंकि जो यूरोप वाले थे ना, असल में क्या था पता है, वो लोग थोड़ा गोरे थे, इसीलिए वो लोग बहुत भाव खा रहे थे। अब मैं आपको बताऊं तो नेल्सन मंडेला मैंने क्या कहा, मैं इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल लिया है दक्षिण अफ्रीका की, तो मैं दक्षिण अफ्रीका की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिक्र किया नेल्सन मंडेला का। तो आपने अब यहाँ सवाल ये खड़ा हुआ कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका को यूरोप के लोगों से आज़ाद कराने के लिए नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो संघर्ष किया वो रंग भेद के प्रति, जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसके प्रति इन्होंने संघर्ष किया था। कौन, नेल्सन मंडेला। बात यहाँ पे क्या थी, एक्चुअल में वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के, जो यहाँ पे स्थानीय लोग होते हैं, ये लोग क्या होते हैं पता है, काले चमड़े के होते हैं, मतलब काले होते हैं। और जो यूरोप वाले थे वो गोरे थे। तो यहाँ पे यूरोप वाले थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, काफ़ी ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका के ऊपर अपना उपनिवेश किया। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि इंग्लैंड वाले भारत पे उपनिवेश किए थे, वैसे ही यूरोप वाले भी क्या किए थे, इस पे अपना उपनिवेश कर लिया था, दक्षिण अफ्रीका को अपना उपनिवेश राज्य बना लिया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने इस पे अपना कब्जा कर लिया था दक्षिण अफ्रीका पे, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो काले चमड़ी के थे, मतलब वो काले रंग के थे, और यूरोप वाले जो थे वो गोरे थे। तो जब ये यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे काले टाइप के, मतलब वो जो काले होते थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो यहाँ पे ये आए यहाँ पे, तो इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार इन्होंने किया। कौन, यूरोप वाले। जो यूरोप वाले थे उन्होंने क्या किया, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, इनके साथ यूरोप वालों ने काफ़ी अन्याय किया था, ठीक है, काफ़ी अन्याय किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया, इनको अपना उपनिवेश राज्य बनाया दक्षिण अफ्रीका को। और फिर इतना ही नहीं, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो काले टाइप के होते थे, और उनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया।
कैसे कि उन्हें किसी भी प्रकार मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, वो कहीं पे आ जा नहीं सकते थे। जैसे कि आप समझो सिनेमा हॉल हो गया, विद्यालय हो गया या स्कूल, कुछ भी ऐसे चीज़ जो होते थे कि वहाँ पे इनको आने जाने की पूरी पाबंदी थी, बिल्कुल भी इनको छूट नहीं थी। किसको? जो अफ्रीका के लोग थे। सोचो, उन्हीं के देश में जा कर के उन्हीं को अपना उपनिवेश बनाया, उन्हीं पे इन्होंने कब्जा किया। कौन? यूरोप वाले। उन्हीं पे अपना कब्जा किया और उन्हीं के प्रति रंग भेद वाली शासन व्यवस्था को लागू किया। अब यही बात देखते हुए क्या किया, ये जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने इस बात का काफ़ी विरोध किया। यानी कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रही थी रंग भेद वाली, इस शासन व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, मतलब कि विरोध किया। और इसी को देखते हुए नेल्सन मंडेला के प्रति इन्होंने क्या किया, जो यूरोपवासी थे, देशद्रोह के रंग भेद वाली शासन व्यवस्था का विद्रोह, यानी कि इनका विरोध करने के लिए ये कर रहे थे। इनका विरोध रंग जो यूरोप वाले शासन व्यवस्था चला के रखे थे रंग भेद वाली, तो इसका विरोध कौन कर रहा था? नेल्सन मंडेला। ये कहते थे कि इस तरीके की शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, यानी कि ये तो गोरे हैं, जो यूरोप वाले हैं ये तो गोरे हैं, और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के, वो काले होते हैं। वो काले थे तो उनको किसी प्रकार की भी मतलब कि कोई किसी प्रकार का भी छूट नहीं था। ना तो वो वोट दे सकते थे, ना तो वो अच्छे से जी सकते थे, ना तो वो अपने अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे थे। तो ये सारी बात को देखते हुए नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इसका विरोध किया, जो रंग भेद वाली शासन व्यवस्था थी। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो इन्होंने क्या किया, देखिए, देशद्रोह का मुकदमा इन पे चला दिया। कौन? जो यूरोप वाले थे। जब ये इस वाली व्यवस्था का विरोध कर रहे थे नेल्सन मंडेला रंग भेद का, तो इसी की वजह से जो यूरोप वाले थे इन्होंने नेल्सन मंडेला के प्रति देशद्रोह का मुकदमा चलाया। क्या? देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और इनके साथ, जानते हो, नेल्सन मंडेला के साथ 7 अन्य लोग भी थे। और इनको क्या किया गया, अंग्रेजों ने इन पे कैसा मुकदमा चलाया? देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, जानते हो, 28 इनको आजीवन कारावास दे दिया गया, सजा दे दी गई। किसको? नेल्सन मंडेला को। किस वजह से? सिर्फ ये दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराना चाहते थे इस रंग भेद वाली शासन व्यवस्था से। दक्षिण अफ्रीका को मुक्त कराना चाहते थे ताकि वहाँ के लोग अच्छे से जी खा सके। फिर इसी वजह से इनके प्रति रंग भेद का मुकदमा यूरोप वाले ने ठोक दिया कि ये ऐसा विरोध कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, झूठा इनके ऊपर मुकदमा चला दिया देशद्रोह का। और इनके साथ में 7 अन्य लोग भी थे। किसके साथ? नेल्सन मंडेला के साथ 7 अन्य लोग भी थे। और इनको क्या किया गया, 28 वर्ष यानी कि आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। किसको? इनको 28 वर्षों तक इनको जेल में बंद रखा गया। और जानते हो, उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल, जिसका नाम था रोबेन द्वीप, समझ रहे हो, ये जो था रोबेन द्वीप, इसमें इनको कैद करके रखा गया था। कितने साल तक? 28 वर्षों तक। इनको, किसको? नेल्सन मंडेला को। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि ये यहाँ के लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे यूरोप वासियों से। इसीलिए इनको 18 मतलब कि आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई देशद्रोह के प्रति। और इनको 28 वर्षों तक कहाँ पे रखा गया? रोबेन द्वीप में। जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा ये है क्या, जेल, ये रोबेन द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे इनको 28 वर्षों तक बंद करके रखा गया। और फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे दो दल होते हैं। यहाँ पे 2 दल थे। कौन? मैंने आपको बताया, एक तो थे, देखिए बता रहे हैं आपको, देखिए अब यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दल थे, 2 दल थे। अब वो 2 दल कौन थे? एक थे बहुसंख्यक, और दूसरा जो था वो था अल्पसंख्यक। अब यहाँ पे जो बहुसंख्यक थे, ये क्या थे? ये अश्वेत थे। क्या थे? ये अश्वेत थे। और जो यहाँ पे अल्पसंख्यक थे, ये क्या थे? गोरे थे। अब जरा बात को समझिए, मैंने आपको बताया, समझ लो ये यूरोप वाले हैं और ये जो हैं बहुसंख्यक, ये दक्षिण अफ्रीका वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ,
ये कौन थे? ये थे यूरोप वाले, और जो यहाँ पे थे ये थे दक्षिण अफ्रीका वाले। ठीक है, बात को समझिए ज़रा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम इस पॉइंट को आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे दो दल थे। अब वो दो दल कौन थे? एक था बहुसंख्यक, दूसरा था अल्पसंख्यक। अब जो बहुसंख्यक थे वो दक्षिण अफ्रीका वाले थे, मतलब वो अश्वेत थे, मतलब काले चमड़ी के थे। क्या अश्वेत का मतलब काले, वो काले थे। और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे वो गोरे थे, यानी कि यूरोप वाले जो थे। फिर बात यहाँ पे ये आती है, फिर इन दोनों में काफ़ी संघर्ष हुआ, विरोध किया गया एक दूसरे का। क्या हुआ? एक दूसरे का विरोध किया गया। और जब यहाँ पे एक दूसरे का विरोध काफ़ी किया गया, काफ़ी समय तक ऐसी कंडीशन बना रहा, ऐसी स्थिति बनी रही दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लास्ट में काफ़ी लड़ाइयाँ, झगड़े, संघर्ष करने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एक समझौता हो जाता है। लेकिन ये समझौता इतना आसान भी नहीं था। अब एक बात ये आती, जब यहाँ पे समझौता होता है तो उस समझौते में कुछ बातें कही जाती हैं। उस समझौते में बातें क्या कही जाती है? जैसे जो गोरे लोग थे, इन्होंने अपनी शर्त क्या रखी कि बहुसंख्यक के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट। इनका जो सिद्धांत था भाई, जब यहाँ पे दोनों में समझौता हुआ, पहले तो विरोध होता था, पहले इन दोनों में विरोध होता था। यहाँ इन दोनों के प्रति क्या चला? मैंने आपको बताया ना कि रंग भेद का मुकदमा, मतलब रंग भेद वाली शासन व्यवस्था चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन इसको लाया कौन था? शासन व्यवस्था को यूरोप वाले चला रहे थे। तो इस वजह से इन दोनों, मतलब जो क्या थे, दल थे, इन दोनों में काफ़ी विद्रोह हुआ, काफ़ी संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद में लास्ट में एक समझौता हो जाता है। इन दोनों में समझौता ये हो जाता है, और इस समझौते की कुछ शर्तें होती हैं। तो शर्तें क्या होती हैं? तो जो गोरे लोग होते हैं वो बोलते हैं एक व्यक्ति एक वोट। मतलब पहले तो लोग को क्या था, जो अल्पसंख्यक थे इनको पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यूरोप वाले ने छीन लिया था। इनको हर प्रकार से पाबंदी थी, ना तो कहीं जा सकते थे, ना ही आ सकते थे। जो सार्वजनिक चीज़ें होती थी उनमें भी इनकी किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या होता है? समझौता होता है। समझौते में यही बातें रखी जाती हैं कि आप मुझे हर प्रकार का अधिकार दो। कौन कहता है? जो काले वाले होते हैं वो कहते हैं आप मुझे हर प्रकार का अधिकार चाहिए मुझे। तो यहाँ पे जो यूरोप वाले होते हैं उनका भी कुछ अपना समझौता होता है कि मुझे भी कुछ अधिकार चाहिए, ऐसे वैसे। तो यहाँ पे ये जब समझौता हो जाता है, उसके बाद में क्या होती है? तो यहाँ पे जब जो समझौता होता है, समझौते में जो बातें कही जाती हैं, अब यही समझो, यही इस पॉइंट को समझना। यहाँ पे जो बातें कही जाती हैं, तो यहाँ पे वही बातें मौखिक रूप से कही जाती हैं। मतलब समझौता होता है, सामने दोनों पार्टी बैठती है, आपस में बातचीत होता है, लेकिन उस टाइम जो समझौता होता है, जो बातें कही जाती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आने वाले समय में भी वही बातें चलती आएँ, मतलब चली आएँ। तो इसी बात को लिखित रूप में, ताकि ये अभी देखो यहाँ समझौता हुआ, यहाँ पे जो बातें कही गई, अब इस बात को अगर ये मौखिक कहते हैं, मानो कि मौखिक कहते हैं, मान भी लिया जाता है। लेकिन कल के क्या पता, कल की अपना स्थिति, अपना कंडीशन फिर से यूरोप वाले बदल दे तो तब क्या होगा? तो इसी वजह से क्या हुआ, मौखिक बातों को ध्यान में ना रखते हुए उसी समझौते में जो बातें कही गई उसको लिखित रूप में ले लिया गया, यानी कि लिखित पढ़त में ले लिया गया, और उसी को एक संविधान का रूप दे दिया गया। तो यहाँ पे संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि उस समय पे जो बातें कही गई थी, अगर आज संविधान नहीं होता तो क्या उस बातों को लोग मानते क्या? नहीं मानते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, तो हमें संविधान की ज़रूरत होती है कि मानो, अगर देखो हम अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ भारत देश की, अगर उस टाइम जो संविधान निर्माता थे, अगर उस टाइम उन्होंने जो जितने भी नियम कायदे कानून बनाए थे, जो आज संविधान में हमें देखने को मिलता है, अगर यही बातें वो मौखिक रूप में कह के चले गए होते तो क्या उसका पालन आज होता? नहीं होता। आज वो लिखित है, वो लिखित दस्तावेज के रूप में विद्यमान है, भारत में सुरक्षित है, उसका आज इस्तेमाल भी किया जा रहा है अच्छे से। बहुत देश में तो ऐसा है जो लिखित संविधान है लेकिन सिर्फ नाम मात्र का है, उसका पालन नहीं किया जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो संविधान निर्माता नियम कायदे कानून बना के गए, आज भी उसका पालन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बातों को मौखिक, यहाँ जो समझौता हुआ उसमें कुछ बातें कही गई और उसी बातें को लिखित रूप में ले लिया गया, तो उसी को क्या कहा गया, उसी को संविधान का नाम
दे दिया गया। मतलब उसमें अब जो भी यहाँ देश के प्रति नियम कायदे कानून बनाए गए उसको लिखित में ले लिया गया, और जब लिखित में लिया गया तो वो एक संविधान दस्तावेज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए उनको संविधान की आवश्यकता पड़ी थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें संविधान की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि उस बात को बदला ना जा सके। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो संविधान बनते कैसे हैं, अब आपका ये जो पॉइंट है तो मैंने आपको तो बताया संविधान। अब इसमें आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। कैसे? इसमें आपका दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे संविधान, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि उस बात को लंबे समय तक रखा जा सके, फॉलो किया जा सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता हुई। फिर यहाँ पे उन्हें देखो संविधान बनते कैसे हैं, तो यहाँ पे जिस कंडीशन से संविधान बना मैंने आपको बताया, इतनी सारी यहाँ पे बातें हुई, इतनी सारी विवाद हुई, तो देख सकते हो क्या फार्मूला रहा संविधान बनाने का। तो इस तरीके से संविधान बनते हैं। और हमारे भारत देश में भी कैसे संविधान बना हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन पहले से इस पॉइंट को समझो। अब यहाँ देखो उन्हें कौन बनाता है और किसी, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, हम इसे जब हम आपको भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बताएंगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसमें आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट वाले पॉइंट क्लियर किया है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको जो मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट समझाया है नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।